हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान इतिहास में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आर में किस तरह से पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से अपन को आंसर करना होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ओजियाना सभ्यता के बारे में बताइए, और साथ में जो ओजियाना सभ्यता है उसमें जो पुरातात्विक जो सामग्री प्राप्त हुई है उससे क्या फ़ायदा है, राजस्थान के इतिहास को कैसे जाना जा सकता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो 5 नंबर में सबसे पहले क्या होता है, जो पूछा गया है ना उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक लाइन में दे दीजिए। जैसे ओजियाना सभ्यता खारी नदी के तट पर है और ये भीलवाड़ा जिले में है, ठीक है। और इसका उत्खनन जो किया था BN मिश्रा जी ने किया था 2000 में, ठीक है। अब यहाँ से जो सामग्री प्राप्त हुई है उससे कैसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं राजस्थान इतिहास के बारे में, कि मृदभांड और जो भवन संरचना यहाँ पर प्राप्त हुई है उससे पता लगता है कि भाई यहाँ पर जो संस्कृति का विकास है वो 3 चरण में हुआ है। कितने चरण में हुआ है? 3 चरण में हुआ है। और तीनों चरणों में हमको सभी चरणों से लाल और काले मृदपात्र यहाँ पर मिले हैं जो सफ़ेद रंग से चित्रित हैं, लाल और काले मृदपात्र। साथ में यहाँ पर जो बैल गाय की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं, शंख तांबे की चूड़ियाँ जो प्राप्त हुई हैं, उससे ये पता लगता है कि भाई इतनी सारी जब सामग्री यहाँ से प्राप्त होती है तो उससे ये लगता है कि 2000 ईसा पूर्व भी यहाँ पर यह जो जगह है वो लगभग आबाद रही होगी। यहाँ पर बहुत सारी चहल पहल रही होगी क्योंकि इतनी सारी सामग्री वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान इतिहास से रिलेटेड, कि भाई गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज जो हैं उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए या लिखिए। तो अब यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज है उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक शासक कौन था, ये ऐसा माना जाता है कि जो वत्सराज है वो गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक था, ठीक है। तो ये बेसिक एक लाइन अपन ने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। फिर यहाँ पर इसकी उपलब्धियों के बारे में अपन बताते हैं कि भाई इसके जो दरबारी विद्वान जो थे, उद्योतन सूरी हो गया, उसने कूलय माला लिखी है, और जिनसेन सूरी जो है उन्होंने हरिवंश पुराण की रचना की है। तो दरबारी विद्वान जो है इनके ही दरबारी विद्वान थे उद्योतन सूरी और जिनसेन सूरी, जिसने उद्योतन सूरी ने कूलय माला लिखी है और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण लिखा है। ओसिया के जो 18 मंदिरों का निर्माण भी जो है इसी के समय में हुआ था। 18 मंदिरों का निर्माण इसी समय में हुआ। और वत्सराज द्वारा जो निर्मित प्रमुख मंदिर हैं उनमें एक तो है महावीर जैन मंदिर, ठीक है, सूर्य मंदिर, सचिया माता मंदिर, पिपलेश्वर माता मंदिर। तो ये जो 4 मंदिर हैं, 4-5 मंदिर जो हैं वो वत्सराज द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर हैं। महावीर जैन मंदिर, सूर्य मंदिर, सचिया माता मंदिर और पिपलेश्वर माता मंदिर। इसी समय जो कामेश्वर महादेव जो हैं और नकटी माता मंदिर, इनके भी निर्माण हुए थे गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज के समय में, उनके शासन के समय में। तो ये आप बेसिक लिख के आ सकते हो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में गुप्तोत्तर काल में निर्मित जो मंदिर थे उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जो राजस्थान में जो गुप्त और गुप्तोत्तर जो काल है उसमें जो मंदिर निर्माण हुआ उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जो ये निर्माण हुए थे इसमें अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि भाई जो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में जो मंदिर हैं वो 300 से 700 ईसा पूर्व के मध्य में यहाँ पर बने थे राजस्थान में, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं क्या है भाई, ये सबसे पहली बात तो नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं, नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। चबूतरे का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और जो मूर्ति स्थापना वाला जो स्थान है उसको गर्भगृह कहा जाता था और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था, मतलब यहाँ पर परिक्रमा मार्ग होता था। जो गर्भगृह है उस पर छत जो थी वो सपाट हुआ करती थी, गर्भगृह की जो छत है वो सपाट हुआ करती थी, ठीक है। अब उदाहरण अगर अपन देखें तो 4 चोमा मंदिर है कोटा का, माखनगंज मंदिर चित्तौड़गढ़ का, शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है झालरा पाटन का। तो ये प्रमुख उदाहरण है यहाँ पर गुप्तोत्तर काल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं, और इस समय जो मंदिर निर्माण हुआ उनकी विशेषताएं अपन ने डिस्कस कर ली, साथ में उनके उदाहरण अपन ने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 19वीं सदी में राजस्थान में भील विद्रोह के कारण क्या क्या हैं। भील विद्रोह के कारण क्या क्या हैं, तो ये बहुत सारे कारण आप लिख के आ सकते हो। तो जैसे मेन कारण, जैसे कर थोप दिया गया था, अंग्रेजों द्वारा भीलों का दमन हो रहा था, जेम्स टोड द्वारा भील नियंत्रण के प्रयास किए गए थे, ठीक है। 1818 संधि के पश्चात क्या हुआ कि जो सेना का विघटन हो गया और जो भील थे उस सेना से बाहर हो गए, तो वो वहाँ पर बेरोजगार हो गए, ठीक है। रखवाली कर और बोलाई कर जो लगाए गए, इसकी वजह से भी यहाँ पर भील विद्रोह हुआ, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 19वीं सदी में राजस्थान में भील विद्रोह के कारणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैद्य मघाराम जो है उनकी प्रजामंडल आंदोलन में क्या गतिविधियां रही,
ठीक है। प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कीजिए, वैद मघाराम की प्रजामंडल आंदोलन में प्रमुख गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन मान लो 5 नंबर में आ गया, तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले वही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें यहाँ पे दे दीजिए कि बीकानेर प्रजामंडल का गठन जो हुआ था 1936 में हुआ, और इसके जो वैद मघाराम थे इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो वैद मघाराम इसके अध्यक्ष बनाए गए और बीकानेर प्रजामंडल का गठन 1936 में हुआ था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बीकानेर सेफ्टी एक्ट जो 1932 आया, उसके तहत क्या हुआ? वैद मघाराम को बीकानेर छोड़ने का आदेश दे दिया गया। ठीक है, तो वैद मघाराम को जब बीकानेर छोड़ने का आदेश दिया तो फिर इन्होंने बीकानेर छोड़ दिया और फिर यहाँ पर कहाँ पर चले गए? दिल्ली चले गए। ठीक है, उसके बाद में 1937 में इन्होंने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की है, मतलब कलकत्ता में। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बीकानेर की थोथी पुस्तक भी छपवाई, जहां पर इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के जो अनावश्यक खर्च वगैरह और दमनकारी जो नीतियां हैं उनकी यहां पर जानकारी लोगों के सामने प्रस्तुत की। तो ये इनकी प्रमुख गतिविधियां थी वैद मघाराम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कटराथल महिला सम्मेलन की राजस्थान किसान आंदोलन में क्या भूमिका है? कटराथल महिला सम्मेलन जो हुआ उसके राजस्थान किसान आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में ये क्वेश्चन है, 5 नंबर 50 वर्ड्स में। ठीक है, तो कटराथल महिला सम्मेलन जो था प्रथम सम्मेलन था महिलाओं का जो 1934 में हुआ था, है ना, और इसका नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने, और यहाँ पर 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। तो थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका जो आयोजन हुआ था वो क्यों हुआ था, क्या कारण था यहाँ पर? तो जो एक सीहोर के जो एक ठाकुर थे उनके द्वारा क्या जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और उस दुर्व्यवहार के विरोध में कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहाँ के प्रमुख महिलाएं कौन कौन थी? दुर्गा देवी थी, फूला देवी थी, रमा देवी थी, उत्तमा देवी थी। ठीक है, तो वही जो आप सारी सामान्य भाषा लिख के आ सकते हो कि भाई शेखावाटी जो क्षेत्र है वहाँ पर इन्होंने इस महिला सम्मेलन ने राजनीतिक चेतना का संचार किया, महिलाओं में राजनीतिक प्रेरणा का प्रसार किया। तो इस तरह की मेन चीज़ें आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, खानवा युद्ध में राणा सांगा की हार के कारण क्या है और इसके वजह से राजपूताना जो राजनीति है उस पर क्या प्रभाव पड़े? तो 5 नंबर में आपको बहुत ब्रीफ में लिख के आ सकते हो, ब्रीफ में लिख के आना है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा खानवा युद्ध के बारे में बता दीजिए। भाई खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, और किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर हार के प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे पहली बात है, वे बाबर के पास में बेहतर युद्ध तकनीक थी, केंद्रीकृत सैन्य नेतृत्व था। ठीक है, तुलुगुमा पद्धति यहाँ पर थी बाबर के पास में, और तोपखाना जैसी एशियाई सैन्य क्षमता यहाँ पर बाबर के पास में थी। फिर उसके बाद में बात करते हैं, शक्तिशाली सैन्य पुनर्गठन की तैयारी इनकी ऑलरेडी बाबर की यहाँ पर थी। अब हम बात करते हैं भाई सांगा के जो सहयोगी थे जैसे सलहदी तंवर, उन्होंने विश्वासघात कर दिया था सांगा के साथ में। तो जो सलहदी तंवर की विश्वासघात नीति की वजह से यहाँ पर राणा सांगा की हार हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, मुगल जो घुड़सवार सेना है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है खानवा युद्ध में राणा सांगा की हार का। ठीक है, अब हम अपन बात करते हैं कि भाई राजपूताना राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो देखो, राजपूतों के प्रति मुगलों की सहयोग की नीति यहाँ पर हो गई थी। जो पहले यहाँ पर सहयोग नहीं कर रहे थे मुगल, अब वो राजपूतों के प्रति उनकी सहयोग की नीति यहाँ पर शुरू हो गई थी। अब बात करते हैं भाई राणा सांगा के बाद में भारतीय संस्कृति या भारतीयता का रक्षक के रूप में भविष्य में कोई भी दूसरा यहाँ पर उल्लेख नहीं मिलता। राणा सांगा मतलब वहाँ के बाद में, राणा सांगा के बाद में भारतीय संस्कृति या भारतीयता का ऐसा कोई रक्षक फिर दोबारा यहाँ पर पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आप लिख के आ सकते हो 2 कारण। नेक्स्ट हम बात करते हैं जसनाती संप्रदाय की मूल मान्यताएं क्या हैं। तो जसनाती संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है 5 नंबर में। तो देखो, सबसे पहली बात तो इन्होंने 36 नियम बताए गए हैं, 36 नियम प्रतिपादित किए। गुरु की महत्ता का वर्णन यहाँ पर जसनाती संप्रदाय में है। क्रमवाद सिद्धांत को ये जसनाती संप्रदाय मान्यता देता है। पशु बलि मूर्ति पूजा का विरोध करता है जसनाती संप्रदाय। इसके बाद हम बात करते हैं अहिंसा का पालन, धार्मिक पाखंड का विरोध करता है जसनाती संप्रदाय। साथ में जाल का जो पेड़ है या मोर पंख जो है वो इनको पवित्र मानते हैं। जसनाती संप्रदाय के मानने वाले धर्म जो इसको मानते हैं वो सब जाल के पेड़ को और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। साधु जो है यहाँ पर भगवा वस्त्र धारण करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप जसनाती संप्रदाय के बारे में लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी क्या है, कब इसका गठन हुआ, कहाँ पर है और इसका कार्य क्या है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान साहित्य से रिलेटेड कि भाई उदयपुर में इसका गठन किया गया 1958 में।
उसका कार्य क्या है, जैसे कोई संस्था है, व्यक्ति है, तो जो संस्थाओं व्यक्तियों को हिंदी साहित्य से संबंधित जो उच्च स्तरीय ग्रंथ हैं, पत्र पत्रिकाओं आदि के सृजन प्रकाशन में ये सहायता करता है और स्वयं भी सृजन और प्रकाशन करती है। ठीक है, राजस्थान साहित्य अकादमी संस्थाओं व्यक्तियों को हिंदी साहित्य से रिलेटेड और साथ में राजस्थानी साहित्य से रिलेटेड जो संबंधित उच्च स्तरीय जो ग्रंथ हैं और पत्र पत्रिकाएं आदि के सृजन प्रकाशन में सहायता प्रदान करती है। भारतीय भाषाओं और विश्व भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य का अनुवाद भी ये करती है राजस्थान साहित्य अकादमी। ठीक है, इसके द्वारा मेन पुरस्कार कौन कौन से दिए जाते हैं, जैसे मीरा पुरस्कार दिया जाता है, सुधेंद्र पुरस्कार दिया जाता है, रांगे राघव पुरस्कार दिया जाता है, देवीलाल सामर पुरस्कार भी इसके द्वारा दिया जाता है, कन्हैयालाल चहल पुरस्कार है वो भी इसके द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई राजस्थान संस्कृति अकादमी के बारे में भी, इनके कार्य बताओ और इसके बारे में बताओ। तो 1980 में इसकी स्थापना हुई है राजस्थान संस्कृति अकादमी की। उसका कार्य क्या है, जो संस्कृति भाषा है उसकी लोकप्रियता में वृद्धि करना और संस्कृत भाषा में मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देना संस्कृत भाषा में जो उपलब्ध साहित्य उसका प्रकाशन करना इसका मुख्य कार्य है। और माघ पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, माघ पुरस्कार। तो ये सर्वोच्च पुरस्कार है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में राजस्थानी इतिहास का कि भाई कवि कर्णिदान का राजस्थानी भाषा साहित्य में योगदान बताइए। तो देखो सूरज प्रकाश जो है इन्होंने डिंगल भाषा में इस ग्रंथ की रचना की है, सूरज प्रकाश की, कवि कर्णिदान ने। साथ में महाराजा जो अभय सिंह है उन्होंने युद्ध में जाने से पूर्व युद्ध का वर्णन करने के लिए इनको बोला था कि भाई यहाँ पे जो अपने दरबारी कवियों को कि भाई अब युद्ध का वर्णन कीजिए, महाराजा अभय सिंह ने। तो वहाँ पर भी अपने दरबारी कवियों को इन्होंने बोला था, कवि कर्णिदान को उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और कवि कर्णिदान ने उसके बाद में सूरज प्रकाश में इस युद्ध का वर्णन किया है। ठीक है, इन्होंने बिड़द श्रृंगार की रचना की है, जतिरासा अभय भूषण की इन्होंने रचना की है। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, बिड़द श्रृंगार और जतिरासा अभय भूषण की इन्होंने रचना की है। तो कवि कर्णिदान का राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए योगदान क्या है, सूरज प्रकाश डिंगल भाषा की रचना की, महाराजा अभय सिंह ने युद्ध जाने से पूर्व युद्ध वर्णन करने के लिए बोला दरबारी कवियों को, तो फिर कर्णिदान ने क्या किया, सूरज प्रकाश में युद्ध का वर्णन किया, बिड़द श्रृंगार की रचना की, जतिरासा अभय भूषण की भी इन्होंने रचना की है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।